पता होगा कि मैं करंट थोड़ा अलग तरीके से कराती हूँ। तो वही एक करंट पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि करंट 1 साल का आता है, 2 साल का आता है। तो 2 साल का करंट कैसे आता है और 1 साल का करंट कैसे आता है? जैसे मैं एक थोड़ा सा नॉर्मली आपको बताना चाहूँगी कि जैसे माना अभी करंट है और वो हिस्ट्री बनने वाला है, तो उससे आने वाले 3 साल तक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, माना वो करंट प्रेजेंट में क्या है, करंट है, लेकिन क्या है, वो हिस्ट्री का पोर्शन बनने वाला है, तो वहाँ से आपको 3 साल तक करंट आना ही आना है। जैसे हम पढ़ेंगे, खेल जगत पढ़ते हैं, अवार्ड पढ़ते हैं, नियुक्तियाँ पढ़ते हैं, तो ये पेपर से 3 से 4 महीने पहले की काफ़ी होती हैं। ठीक इस तरीके से हम करंट पढ़ेंगे। तो अगर हम जैसे कभी भी लाइव क्लास लेंगे तो उसमें और देखेंगे तो हम करंट कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 2 साल का करंट आता है या 3 साल का करंट आता है, वो 2 या 3 साल का करंट नहीं होता। ये वो करंट होता है जो प्रेजेंट में करंट है लेकिन हिस्ट्री बनने जा रहा है, तो वहाँ से आने वाले 2-3 साल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी कि यहाँ से आगे 2 से 3 साल तक क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरी चीज़, बच्चों क्लास के नोट्स हैं, मैं जो क्लास में बच्चों को लिखवाती हूँ, तो इसमें बच्चों ने लिखते हुए 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर दी, मैं वैसे आपको बताती चलूंगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, ये क्लास के नोट्स हैं जो मैं क्लास में सभी बच्चों को लिखवाती हूँ। INS करण, यह एक पनडुब्बी है और ये भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवड़ी श्रेणी की 6ठी पनडुब्बियों में से ये तीसरी पनडुब्बी है। ठीक है, तीसरी पे इस तरीके से तीसरी आ जाएगा, तीसरी पनडुब्बी है। और यह एक स्टील इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है और जो रडार से बचकर निकल जाती है। ठीक है, रडार से बचकर क्या है, ये निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पहले अगर देखेंगे 2014-15 में देखेंगे तो ये आ जाता है कि जैसे INS करंज है, क्या है, तो ये एक पनडुब्बी है। ठीक है, और ये जो आपकी कलवड़ी जो श्रेणी है, कलवड़ी श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी है। इस चीज को 6ठी पनडुब्बियों में से तीसरी पनडुब्बी है, इस चीज को ध्यान रखना। पल्लीपुथर मेघामलाई, ये भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। यह सफेद विशाल गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य है और यह तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना वेगई नदी और उसके जल ग्रहण क्षेत्र के लिए की गई है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, 51वां है। और का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, कमलांग है, और जो 2016 में जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। और ये जो कमलांग टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे पड़ता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद है आपका 49वां जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है ओरंग, और ये कहाँ पर है, आपके असम में है। ठीक, इसके बाद है आपका अमेजोनिया फर्स्ट। अभी आपने देखा है कि अमेजोनिया फर्स्ट जो है, तो ये आपका इसरो के द्वारा, जो आपका इसरो है, इसरो के द्वारा यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की फुल फॉर्म है। इसरो ने आंध्र प्रदेश की श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV 51 के द्वारा कुल 19 उपग्रह स्पेस में लॉन्च किए हैं। और ये कब किए हैं, ये डेट भी पूछ लेते हैं PCS में। तो ये आपके 28 फरवरी सन 2021 को लॉन्च किया गया है। और देखो ध्यान रखना, ये जो लॉन्च किया गया है ये PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर हम टोटल देखें तो ये PSLV का 53वां मिशन है। मिशन कौन सा है, 53वां है। और लॉन्च किससे किया गया है, PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इनमें से जो मुख्य उपग्रह कौन सा है, अमेजोनिया फर्स्ट है। और 18 जो उसके हैं सहयात्री उपग्रह हैं। ठीक है, कैसे आपके सहयात्री उपग्रह हैं। तो टोटल उपग्रह कितने हुए आपके, एक कौन सा है, अमेजोनिया, और 18 क्या है, सहयात्री यानी कि उसके सहायक के रूप में है। इन 18 में से जो 5 हैं वो किसके हैं, भारत के हैं, और 13 किसके हैं, अमेरिका के हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो अमेजोनिया फर्स्ट है इसके द्वारा टोटल जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं वो कितने हैं, आपके 19 हैं। और 19 में से एक का नाम है अमेजोनिया फर्स्ट है और 18 इसके सहयोगी उपग्रह हैं। इन 18 में से 5 भारत के हैं और एक किसका है, आपका USA का है। ठीक, जो अमेजोनिया फर्स्ट है इसका काम क्या है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील के जंगलों में अमेजन फॉरेस्ट की कटाई की निगरानी करेगा। आपने देखा है कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें एक नदी बहती है, अमेजन के जंगलों में एक नदी बहती है जिसे अमेजन के जंगल भी कहते हैं। इनकी ब्राजील के उत्तर में एक नदी बहती है जिसे अमेजन नदी कहते हैं। जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट मिलते हैं तो वो कहाँ पे मिलते हैं, अमेजन के जंगलों में मिलते हैं, जो दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिन्हें दुनिया के लंग्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये अमेजन के जंगलों में जो कटाई है उसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चोरी से कटाई की जाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सहकारिता मंत्रालय, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहते हैं। 6 जुलाई 2021 को
है ना, 21 को सरकार से समृद्धि के मिशन को साकार करने के लिए सरकार ने सहकारी मंत्रालय का पृथक रूप से क्या किया है, गठन किया है। और गठन करने के पीछे रीजन क्या है कि इस मंत्रालय का कार्यभार किसको सौंपा गया है, अमित शाह को सौंपा गया है। और BL वर्मा को सहकारी मंत्रालय में स्टेट मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक, इसके बाद जो लोक उद्यम विभाग है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं, को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय में जोड़ दिया गया है। ठीक, जोड़ दिया गया है। और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है आपका, वो है भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस तरीके से सहकारी मंत्रालय का जो सहकारी मंत्रालय है उसका गठन किया गया है। और गठन के पीछे जो मेनली काम है कि इसका जो कार्यभार किसको सौंपा गया है, अमित शाह को सौंपा गया है। कार्यभार अमित शाह को सौंपा गया है। और BL वर्मा को सहकारी मंत्रालय का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है और बनाया गया। इसके बाद है आपका जो लोक उद्यम मंत्रालय है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं, को भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय में जोड़ दिया गया है। जो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन। मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर बायोमास के उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय किया गया। और इसकी जो मिनिमम अवधि होगी वो 5 साल होगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि कार्बन रहित ऊर्जा के उपयोग हेतु बायोमास के उपयोग पर बल देना है, जिससे वर्तमान स्तर में वृद्धि कर उसे 5% के स्तर तक ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद यही एक प्रोग्राम चला था। इसमें एक है, सबसे पहले था सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0, जो आपका 19 फरवरी सन 2021 में चला था। फिर था सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, जो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चला था। फिर था सघन मिशन इंद्रधनुष, जो कि 8 अक्टूबर 2021 को चला था। तो ये 3 मिशन थे। इसमें से एक मिशन जो अभी आपका चला है, ये 19 फरवरी 2021 से लेकर 28 अक्टूबर और 2021 तक ये रहेगा। इसे 2 वर्ष से कम आयु के जो प्रत्येक बच्चों का इसमें टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या है कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम UPI के अंतर्गत इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो टीकाकरण से क्या रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं, उनका टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आपका एक मिशन है जिसे लोअर अरुण जल विद्युत योजना कहते हैं। ये जो परियोजना है ये आपकी अरुण नदी है। जो अरुण नदी है ये कोसी नदी की एक सहायक नदी है, क्योंकि जो कोसी नदी है वो नेपाल की 7 धाराओं के मिलने से बनी है, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, आपकी अरुण नदी है। ये जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है ये भारत और नेपाल की दोनों की है। और इसकी जो क्षमता है वो 679 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किसकी है, भारत और नेपाल की है। और इसकी कितनी क्षमता है, 679 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो कि कोसी नदी की एक सहायक नदी है अरुण नदी, उस पर बनाई जा रही है। जुलाई 2021 को दोनों देशों के बीच में क्या है, हस्ताक्षर हुए हैं। और यह नदी जो है, यानी कि इस नदी पर कोई भी बांध या जलाशय नहीं बनाया जाएगा। और यह परियोजना नेपाल के साखुवा सभा और भोजपुर जिले में है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो योजना बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में, यानी कि भारत नेपाल के बीच में साइन हुए हैं 11 जुलाई 2021 के हुए हैं। और इस नदी पर कोई भी बांध नहीं बनाया गया है और ना ही कोई जलाशय बनाया जाएगा। और यह परियोजना नेपाल के साखुवा सभा और भोजपुर जिले में है। ठीक। इसके बाद है आपका इंटरनेशनल वेपन, है ना, ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2020, यानी कि सशक्त हस्ताक्षर प्रवृत्तियाँ। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को सिप्री प्रकाशित करती है। और इसमें इस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आयात करने वाले 3 देश कौन से हैं। आयात का मतलब है कि जो आपका इंपोर्ट है, यानी कि इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, तो नंबर 1 पर है आपका सऊदी अरब, दूसरा है भारत और तीसरा कौन सा है, आपका मिस्र है। पहले नंबर 1 पर भारत था, लेकिन इस साल आपका नंबर 1 पर कौन हो गया है, आपका सऊदी अरब हो गया है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरब करता है,
हाँ, और दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर कौन है आपका मिस्र है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपका आयात निर्यात करता है, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट करता है, निर्यात का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है, पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रशिया है और तीसरे पर कौन है, फ्रांस है। तो सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, आपका एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना है। रेबीज यानी कि कुत्ते के काटने से जो बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। तो रेबीज मुक्त जो पहला भारत का राज्य बना वो कौन सा बना, आपका गोवा बना है। चीन 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। 2021 में 2 देशों को आपका WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। उनमें एक है आपका चाइना और दूसरा है एल सल्वाडोर। यानी कि इन 2 देशों को 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। और जो दुनिया के 40 देश हैं जिन्हें क्या है आपका WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और 25 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि 2021 में चीन को और एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और किसने किया है, WHO ने किया है। और आज तक WHO ने दुनिया के 40 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। और 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड यानी कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना यानी कि ONGC, जिसे हम कहते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तथा पूर्वी लद्दाख के पूंगा गांव कौन सा है, पूंगा गांव में एक आपकी भूतापीय परियोजना शुरू की गई है जिसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसे पूर्वी लद्दाख के पूंगा गांव में शुरू किया गया है। और यह 2022 तक यह परियोजना क्या है, चालू हो जाएगी। और जो पूंगा है एक ऐसा स्थान है जहां 100 मेगावाट से अधिक भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। तो जो आपका पहली भूतापीय विकास परियोजना शुरू की जा रही है आपके ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूंगा गांव में शुरू की जा रही है और यह 2022 तक चालू हो जाएगी। और पूंगा एक ऐसा स्थान है जिसमें 100 मेगावाट से अधिक भूतापीय ऊर्जा की क्या है, क्षमता है। के बाद आपका ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सह सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर कितनी होगी है, 40 होगी है। यानी कि जो आपका ग्वालियर है और प्लस क्या है, ओरछा है, तो इन्हें क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत के सह सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शहरों की कुल संख्या भारत जो टोटल होगी है कितनी होगी है, 40 होगी है। जो ये ओरछा है, ओरछा आपके MP के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और जो अपनी मंदिर और महलों के लिए दुनिया भर में क्या है, विख्यात है। तो ओरछा कहाँ पड़ेगा, आपका MP के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जो कि आपके मंदिर और महलों के लिए क्या है, दुनिया में जाना जाता है। आगे है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दुनिया का दूसरा बेस्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है ना। दुनिया का पहला नेशनल पार्क तंजानिया का सीरेगेटी नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला कौन सा है, तंजानिया का सीगेरेटी नेशनल पार्क है। और दुनिया का दूसरा जो बेस्ट नेशनल टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कौन सी नदी के किनारे है, वो रामगंगा नदी के किनारे है। और देश में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा पार्क है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दुनिया का दूसरा क्या है, बेस्ट टाइगर रिजर्व है। और पहला कौन सा है, तंजानिया का सीगेरेटी नेशनल पार्क है। 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। अब है आपका कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। और ये जो गैस पाइपलाइन है ये 450 किलोमीटर लंबी है
और ये आपकी किसने बनाई है? जो गेल कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है। इस परिवहन क्षमता 12 मिलियन मैट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। तो जो कोच्चि मैंगलोर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है और ये आपकी 450 किलोमीटर लंबी है और ये गेल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और ये 12 मिलियन मैट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन इसकी परिवहन क्षमता है। तेजस IA यह एक लड़ाकू विमान है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदे जाएंगे। ठीक, अगला है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क। पोलिनेटर को कहते हैं परागकण, यानी कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क को जनता को समर्पित कर दिया गया है और यह उत्तराखंड वन विभाग में स्थित है और यह पोलिनेटर पार्क नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, का मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है? मेघालय के पूर्वी खासी हिल के सोबर में बनाया जा रहा है। यानी कि मेघालय में भारत के सबसे लंबे क्या है? रोड आर्क ब्रिज का बनाया जा रहा है, क्योंकि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती। तो ये खासी पहाड़ी में बनाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलंग रखा है। ड्रैगन फ्रूट दक्षिणी और मध्य अमेरिका में जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है और जहां इसे पिट्रिया या पैथ्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्रिया या पैथ्रिया कहा जाता है। तो जो आपका ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या रखा गया है? कमलंग रखा गया है। और ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ मिलता है? दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाली एक जो जंगली कैक्टस की क्या है? प्रजाति है, जिसे यानी कि कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? पिक्टेरिया या पिथेरिया, यानी कि क्या कहा जाता है? ये आपका पिथेरिया, पे 2 मात्रा ये पिथेरिया कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान किसका है? वियतनाम का। ये एक साथ है, वियतनाम का है। तो ये जो आपका ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात सरकार ने क्या रखा है? कमलंग रखा है और इसके उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान किसका है? आपका वियतनाम का है। लद्दाख के तसोकर में आर्द्रभूमि क्षेत्र को देश की 42वीं आर्द्रभूमि के रूप में या रामसल स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और तसोकर का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद नमक। और यह स्थान जो है भारत के काले गर्दन वाले सारस पक्षी का एक प्रजनन क्षेत्र है। तो तसोकर कहाँ पड़ेगा? ये लद्दाख में पड़ेगा और ये भारत का क्या है? 42वां यानी कि 42वां क्या है? आर्द्रभूमि कह दो, ये रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जो कि आपके कहाँ पर है? लद्दाख में है। और तसोकर का अर्थ है सफ़ेद नमक और यह काले गर्दन वाले सारस पक्षी का प्रजनन केंद्र है। तो इसे किसके लिए शामिल किया गया है? आपके रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक ठीक, इसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ सोलर प्लांट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग करता हुआ या तैरता हुआ जो आपका सोलर प्लांट है, यह MP के खांडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। ठीक है, और ये कितने मेगावाट का है? ये 600 मेगावाट का है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब है कि तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? MP के खांडवा जिले में, नर्मदा नदी पर। खांडवा जिला है, ठीक है, खांडवा जिला है, जिला हो गया। और नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी पर लगाया जा रहा है और ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। और कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का है। और इसे कौन कौन बना रहा है? इसे बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड के सहयोग से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग एंड तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है MP के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है और ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। ये 600 मेगावाट का है और यह वियतनाम, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड के सहयोग से बनाया जा रहा है। उत्तराखंड शताब्दी समारोह
चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह 4 फरवरी 2021 को किया गया और जो फरवरी 2022 तक चलेगा। आपको पता है कि 2022 को जो आपके चौरी चौरा कांड है उससे पूरे 100 साल हो जाएंगे, इसलिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह शुरू किया गया है 4 फरवरी 2021 से लेकर और फरवरी 2022 तक चलेगा। जो चौरी चौरा कांड है, आपने देखा होगा कि 1920 में गांधी जी का एक मूवमेंट चला था जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है 1920 में चला था और यह आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में समाप्त हो जाता है। क्योंकि चौरी चौरा क्या है, आप एक स्थान है, कहाँ पर है, गोरखपुर जिले में है। और उस समय क्या हुआ था कि जो भीड़ थी, है ना, भीड़ ने क्या किया था, गुस्से में आकर, क्योंकि पुलिस उनके साथ अत्याचार करी थी, तो उसने गुस्से में आकर भीड़ ने क्या कर दिया था, थाने में जाकर कहीं पर 21 मिलेगा, कहीं पर 22 मिलेगा, कहीं पर 23 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया गया था। और जिसमें 3 स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे और जिसके तहत 19 स्वतंत्रता सेनानी को कालांतर में क्या दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड हो गया था। उसके बाद गांधी जी उस समय गुजरात में थे और बारडोली में थे और वहीं पे तत्कालीन की बैठक बुलाते हैं और आपके असहयोग के आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से जो चौरी चौरा कांड है उसको 2022 में पूरे 100 साल हो जाएंगे। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पड़े, चौरी चौरा जगह कहाँ पड़ेगी, ये यूपी के गोरखपुर जिले में पड़ेगी, जिसमें आपके 22 या 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा पुलिस के अंदर, मतलब पुलिस थाने में जिंदा जला दिया जाता है। नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया है और इस त्रिभुजाकार भवन का डिजाइन अहमदाबाद के HCC डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और निर्माणाधीन संसद भवन लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और जब जॉइंट सिटी होगी तो 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है कि जिससे लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकें और जब दोनों सदनों की जॉइंट सेशन होगा तो क्या है, 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकें। और इसको बनाने के लिए, संसद भवन को बनाने के लिए 971 करोड़ रुपए लगेंगे और 2022 तक पूरा करने का इसे लक्ष्य है। जो अभी हम वर्तमान में संसद भवन देखते हैं, इसकी नींव 12 फरवरी 1921 को की गई थी और जो 6 वर्षों में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविंग ने किया था। तो इस तरीके से लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और जब जॉइंट सिटी होगी तो 1224 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी और 971 करोड़ की इसमें धनराशि खर्च होगी और 2022 तक इसे पूरा किया जाएगा। और जो आज हमारी प्रेजेंट की क्या है, संसद है, इसकी नींव कब रखी गई थी, वो 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी और जो 6 वर्षों में पूरा हुआ था। और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविंग ने इसका उद्घाटन किया था। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए सीटों का परिसीमन 2026 में होना है। यानी कि जो आपका परिसीमन आयोग है वो लोकसभा राज्यसभा की सीटों की सदस्यों में वृद्धि कब करेगा, 2026 में करेगा। इसके बाद है कि देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि तेंदुआ, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, लेपर्ड कहते हैं, लेपर्ड की संख्या में 62.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और तेंदुआ और बाघों के मामले में टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे तेंदुए के मामले में नंबर 1 कौन सा है, MP, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा कौन सा है, तमिलनाडु है। और जो टाइगर है, टाइगर में इसमें भी पहला MP है और दूसरा कौन सा है, कर्नाटक है। लेकिन तीसरे का डाटा चेंज हो गया है, तीसरे पे कौन है, आपका उत्तराखंड है और चौथे पे कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है। तो एक को याद कर लो और दूसरे में क्या करना है, आपके महाराष्ट्र यहाँ पे चौथे नंबर पर आ जाएगा और यहाँ पे महाराष्ट्र कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि ये चौथे नंबर पर आ जाएगा और ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। यहाँ तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, आपका उत्तराखंड आ जाएगा। तो तेंदुओं की संख्या में 62.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और उसमें तेंदुओं में नंबर 1 MP, यहाँ भी नंबर 1 MP, दूसरा कर्नाटक, यहाँ भी कर्नाटक, लेकिन तीसरे पे है महाराष्ट्र है और यह महाराष्ट्र कौन से पे है, चौथे नंबर पर है। ठीक,
अब है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जैविक कृषि करने वाला जो पहला यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। लेकिन जैविक खेती करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है, जो कि 2016 में बना था। और ये जो सिक्किम है ये भारत का ही पहला राज्य नहीं है, ये दुनिया का पहला राज्य है जहाँ पूर्ण रूप से जैविक कृषि यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और जो अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो पहला कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की प्रमुख फसल कौन सी है आपकी, नारियल है। ठीक है, तो ऐसे करने वाला, तो राज्य कौन सा है वो आपका सिक्किम हो गया, और यूनियन टेरिटरी में पहला कौन सा है तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाता है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है। यानी कि जो भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है। ठीक, राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। कहाँ पर है, बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। और बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में एक कांच का पुल, ब्रिज का मतलब है पुल, है ना, पुल 5 पहाड़ियों के बीच में बनाया जाएगा। और भारत का पहला ग्लास ब्रिज सिक्किम के पैलिंग में पैलिंग स्काई वॉक में नवंबर 2018 में बनाया गया है। तो भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो कहाँ बना है आपका, वो बना है आपका सिक्किम के पैलिंग में बना है। और जो आपका भारत का दूसरा जो ग्लास ब्रिज कहाँ बना जा रहा है, बिहार के राजगीर में बनाया जा रहा है। यानी कि बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में एक कांच का ग्लास यानी कि कांच का पुल बनाया जा रहा है, जो कि क्या है, राजगीर की 5 पहाड़ियों को काटकर बनाया जाएगा। ठीक, पहली चालक रहित मेट्रो दिल्ली के देश की पहली चालक रहित मेट्रो दिल्ली की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम और बोटनिकल गार्डन नोएडा के बीच 37 किलोमीटर पर चलाई जा रही है। यानी कि जो देश की पहली चालक रहित मेट्रो है वो कहाँ चलाई जा रही है, दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम, क्योंकि वहाँ पे जनकपुरी पूर्वी और जनकपुरी पश्चिम है। जनकपुरी पश्चिम व बोटनिकल गार्डन कहाँ पड़ेगा, नोएडा के बीच में 37 किलोमीटर के रूट पर चलाई जा रही है। कितने किलोमीटर के, 37 किलोमीटर रूट पर चलाई जा रही है। निगरानी दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा की जाएगी। ठीक, तो दिल्ली की पहली क्या है, चालक रहित मेट्रो दिल्ली के मेजेंटा से जनकपुरी पश्चिम और बोटनिकल गार्डन वो कहाँ पड़ेगा, नोएडा के बीच में 37 किलोमीटर पर चलाई जा रही है। ठीक, उसके बाद है देश के 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार की मंजूरी। यानी कि जो देश के 2 चिड़ियाघर हैं, पहला कौन सा है आपका, राजगीर चिड़ियाघर सफारी है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां। 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार ने क्या देती है, मंजूरी दे दी गई है। तो पहला कौन सा हुआ, राजगीर चिड़ियाघर सफारी है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां है। तो इन 2 चिड़ियाघरों को किसने मान्यता दे दी है, आपके केंद्र सरकार ने दे दी है। चालक रहित मेट्रो कार, यानी कि जो स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार है यह बेंगलोर में सबसे पहले चलाई गई है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है। तो स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार कहाँ पर, आपकी बेंगलोर में चलाई जा रही है। ठीक, आगे है भारत का पहला मॉस गार्डन। यानी कि जो भारत का पहला मॉस गार्डन है वो कहाँ पर है, कुमायूं के नैनीताल में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। 50 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है, ये विकसित किया जाएगा, भैया सही रख लेना। यानी कि 50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो ये क्या है, भारत का पहला मार्स गार्डन क्षेत्र है, जिसे कुमायूं कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के नैनीताल में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। आपने देखा है कि हमारे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं। उन 18 में से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब टोटल 12 हो गए हैं, पहले 11 थे। जो 12वां जोड़ा गया है वो कौन सा है, आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, और पन्ना कहाँ पड़ेगा, आपका MP में पड़ेगा। तो जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से जो आपके 12 हैं उन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है।
इसमें रामसर साइट या आर्द्रभूमि या नम भूमि या वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो भारत का 38वां रामसर साइट या आर्द्रभूमि के रूप में कौन सा है? आसन। आसन आर्द्रभूमि है जो कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड के देहरादून में है और यमुना नदी के किनारे है। तो आसन आर्द्रभूमि कहाँ पड़ेगी? आपके उत्तराखंड के देहरादून में है और यमुना नदी के किनारे है, जिसे भारत का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद है आपका 39वां रामसर साइट। 39वां जो रामसर साइट है ये आपका काखर ताल झील है जो कहाँ पड़ेगी? बिहार के बेगूसराय में पड़ेगी और ये बिहार की पहली रामसर साइट है। और काखर ताल झील जो है आपके पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या है? झील है। एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग, यानी कि जोजिला सुरंग कहाँ पर है? आपकी श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है। और इसकी ये कितनी लंबी है? ये 14.15 किलोमीटर की सुरंग है। और इस सुरंग के निर्माण के बाद श्रीनगर घाटी और लेह के बीच जो है द्रास और कारगिल होते हुए सभी मौसम में उपयोगी संपर्क मिलेगा। तो ये जो है एशिया की सबसे लंबी क्या है? जोजिला सुरंग है जो कहाँ पर है? आपके श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर है और 11,578 फुट की ऊंचाई पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? ये आपका 14.15 किलोमीटर की सुरंग है। ये भैया लंबाई याद रखना, कई बार लंबाई पूछ लेते हैं। और कहाँ पर है ये? श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में द्रास और कारगिल होते हुए सभी मौसम में उपयोगी होगी। ठीक है।